Namaskar, myself Balwinder Kaur, Assistant Teacher, School Education, Uttarakhand. Welcome you in today's class teaching. We are taking a poem from the class 9. Textbook is Beehive and the poem name is A Legend of the Northland by Phoebe Carey. Points here that we shall be discussing. Introduction of the poem, theme of the poem, recitation with its explanation. After that, we'll having a central idea of the poem. Glossary is there, concluding key points and a homework for you. First of all, introduction of the poem, about the poem कि कविता जो है वो किस बारे में है. A Legend of the Northland is a ballad. A ballad is a poem narrating a story in short stanzas. Ballad is such kind of poem that tells a story in short stanzas, and in the poem all the stanzas comprise 4 lines. In total, there are 16 stanzas in this poem, and these stanzas will tell us a story. A Legend of Northland जो है वो एक बैलेड है. बैलेड होता है गाथा गीत जिसे हम कहते हैं, और लेजेंड हम कहते हैं दंत कथा को. तो नॉर्थलैंड जो कि उत्तर भारत नहीं, नॉर्थ पोल के पास का जो एरिया है नॉर्थलैंड, वहाँ की एक दंत कथा है और जिसे एक गाथा गीत के रूप में सुनाया जाता है. ये जो बैलेड है ये एक छोटी सी कहानी जो है वो हमें बताता है. स्टैंजास में जो कविता के पैराग्राफ्स होते हैं जिन्हें हम स्टैंजास कहते हैं, और बैलेड्स जो होते हैं वो एक कहानी बताते हैं जो कि इन कविताओं में छिपी हुई होती है. ये जो स्टैंजास हैं ये सब 4 लाइंस के हैं और टोटल इस कविता में 16 स्टैंजास हैं, 16 पैराग्राफ्स हैं. और ये जो पैराग्राफ्स हैं, ये जो स्टैंजास हैं, ये हमें एक कहानी जो है वो बताते हैं. Ballads are a part of folk culture or popular culture and are passed on orally from one generation to the next. Folk culture is a story of any area and is known as ballad. Ballads जो है गाथा गीत जिसे हम कहते हैं, ये हमारी लोक संस्कृति या फिर जो हमारी बहुत ही ज़्यादा प्रचलित संस्कृति है वहाँ के एक पार्ट होते हैं, एक भाग होते हैं जिन्हें कि ओरली यानी कि ये रिटर्न नहीं होते, लेकिन एक जनरेशन जो है वो दूसरी जनरेशन तक पास ऑन करती रहती है. यानी कि बड़े बुजुर्ग लोग जो हैं वो अपने बच्चों को ये सुनाते हैं कहानियाँ, और फोक कल्चर जो है उसी में ये बैलेड जो है इन्हें गाथा गीत कहा जाता है. फोक कल्चर comprises of traditional stories which are passed on from one generation to next generation, और एक जनरेशन एक पीढ़ी के द्वारा दूसरी पीढ़ी तक इन परंपरावादी पुरानी कहानियों को जो है पहुंचाया जाता है. This story is of the Northland area, the area which is near the North Pole. This exact place is not specified, but Northland means the area in the northernmost part of the earth, that is near the North Pole. Legend means a historical story, one which is very old and has been passed from generation to generation. ये कहानी जो है ये नॉर्थलैंड एरिया की बताई गई है, उत्तर एरिया की. इसमें जो है एरिया जो है एग्जैक्ट प्लेस तो नहीं पता कि कहाँ की है, लेकिन नॉर्थ पोल के आसपास की जो एरिया है उसे स्पेसिफाई किया गया है. इसका मतलब हमारी पृथ्वी का जो नदन मोस्ट पार्ट है, बिल्कुल उत्तर की दिशा का जो पार्ट है, वहाँ की ये कहानी है जो कि बिल्कुल नॉर्थ पोल के पास है. और लेजेंड जो होता है उसे हम कहते हैं दंत कथा, जो कि एक पुरानी ऐतिहासिक कहानी होती है जो कि बहुत पुरानी होती है और एक पीढ़ी के द्वारा दूसरी पीढ़ी तक पास ऑन की जाती है. ये तो था इंट्रोडक्शन कि किस बारे में कविता है. नाउ थीम ऑफ द पोएम कि इस कविता में मेन जो मैसेज है वो क्या कन्वे करना चाह रहा है कवि अपनी कविता के द्वारा. द पोएम इज बेस्ड ऑन द थीम दैट ग्रीड इज अ ग्रेव सिन. Greedy people do not deserve the blessings and the comforts of human life. Human beings should thus acquire the quality of kindness, fellow feeling and empathy. ये कविता जो है ये आधारित है इस थीम पर कि ग्रीड जो है, लालच जो है, वो एक बहुत ही घोर अपराध है. ग्रीडी पीपल जो होते हैं, जो लालची लोग होते हैं, वो किसी भी तरह की ब्लेसिंग या कंफर्ट जो है वो डिजर्व नहीं करते. यानी कि वो उसके योग्य नहीं होते कि उन्हें ह्यूमन लाइफ की कोई भी ब्लेसिंग या कंफर्ट्स मिल पाए. जो मनुष्य हैं
इसलिए उनको अपने अंदर काइंडनेस, दयालुता, फेलो फीलिंग, सबके साथ समान व्यवहार और एम्पैथी यानी कि समानुभूति जैसी जो अच्छी चीजें हैं, विशिष्ट व्यवहार है, वो सब उनके अंदर होना चाहिए। नाउ द रेसिटेशन ऑफ द पोएम स्टैंजा वाइज, और उसके साथ ही उसकी एक्सप्लेनेशन भी हम पढ़ेंगे। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड where the hours of the day are few and the nights are so long in the winter that they cannot sleep them through, where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bears' cubs in their funny furry clothes. दूर, बहुत दूर नॉर्थलैंड में, जहाँ दिन के घंटे बहुत ही कम होते हैं और नाइट्स जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं कि वो पूरी रात सो भी नहीं पाते, जहाँ वह स्विफ्ट रेंडियर, रेंडियर एक पशु आपने देखा होगा जो बर्फ में चलता है, बिल्कुल एक डॉगी की तरह होता है, और जिसके पीछे एक फट्टा लगा करके एक गाड़ी जो है वो बनाई जाती है। तो वो वहाँ पर ये जो है रेंडियर बहुत तेजी से दौड़ता है, तो इसकी गाड़ी का दोहन करते हैं वहाँ पर, इसकी गाड़ी को यूज करते हैं। स्लेजेस वही गाड़ी होती है जो बिना पहियों की होती है जब बर्फ पड़ जाती है तो। और वहाँ के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल भालुओं के बच्चों की तरह दिखाई देते हैं, इन देयर फनी फरी क्लोथ्स। फरी आप जानते होंगे, जो रोईदार कपड़ा होता है, जैसे जैकेट्स के आगे फर लगा हुआ होता है, तो उस प्रकार के कपड़ों में जो है वो बहुत ही वहाँ के बच्चे फनी दिखाई देते हैं। They tell them a curious story. I don't believe this true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. Once, when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. और वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ के बच्चों को एक क्यूरियस कहानी सुनाते हैं। मुझे नहीं लगता कि शायद वो सच है, लेकिन फिर भी आप उस कहानी से एक लेसन सीख सकते हैं अगर मैं वो कहानी आपको बताता हूँ तो। एक बार एक सेंट पीटर जो थे, संत पीटर जो थे, lived in the world below and walked about it preaching as he did, you know. तो वो जो थे, वो जब घूम रहे थे, नीचे की दुनिया में रहते थे। सेंट पीटर जो है, जो चर्च, जो अपोस्टल है जीसस क्राइस्ट जिसको हम बोलते हैं, उनके जो 12 चुने गए शिष्यों में से एक को माना जाता है। तो जब ऐसा माना जाता है कि वो संसार में रह रहे थे और लोगों को प्रीच करते हुए घूम रहे थे। प्रीच होता है धर्मोपदेश देना, सरमन देना, लोगों को अच्छी बातें सिखाना। तो जब वो अपने भ्रमण पर थे, लोगों को अच्छी बातें सिखा रहे थे, जैसा कि आप जानते हैं घूमते हुए, तब एक घटना जो है घटती है। He came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. And being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. उसके बाद वे घूमते घूमते एक झोपड़ी के दरवाजे पर आते हैं। इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए, जहां पर एक छोटी सी औरत जो थी वो केक बना रही थी। केक यानी कि ब्रेड्स, अगर आप रोटी भी बोल सकते हैं उसको। एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, और हर्थ होता है चूल्हा, चूल्हे पर उसे सेक रही थी। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, और वह फास्टिंग कर रहे थे, उपवास था उनका, यानी कि उन्होंने कुछ नहीं खाया था, जिसकी वजह से वे फेंट होने वाले थे, बेहोश होने लगे थे, क्योंकि पूरा दिन जो था वो बीत चुका था। अब उन्होंने आकर के उस लेडी से एक केक जो था वो मांगा, टू गिव हिम अ सिंगल केक, सिर्फ एक केक मांगा। So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. Therefore, she kneaded another and still a smaller one, but it looked, when she turned it over, as large as the first had done. लेकिन उस स्वार्थी औरत ने अपने उसमें से, अपना जो स्टोर था केक का, उसमें से एक भी लिटिल केक नहीं दिया,
अब उसने सोचा कि मैं देना ही है तो एक छोटा सा केक इनके लिए बनाती हूँ। लेकिन जब वो उसे बेक कर रही थी, सेक रही थी उस पर, तो उसे वो बहुत बड़ा लगा। उसे लगा कि ये तो बहुत बड़ा है, मैं इसे नहीं दे सकती। इसलिए उसने एक और बनाया, अब उससे भी छोटा। लेकिन जब उसे उसने टर्न किया सेकते हुए, पलटा, तो वो उसे उतना ही बड़ा लगा जितना कि पहले वाला था। Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself and yet too large to give away. So she put them on the shelf. अब वो क्या करती है, एक छोटा सा स्क्रैप ऑफ डो होता है आटा जो गूंदा हुआ होता है केक का, या जो उसने बनाया होगा मिक्सचर, उसे छोटा सा एक स्क्रैप लेती है, लोई लेती है, और उसे रोल करती है, बेलती चली जाती है, बहुत ही पतला बिल्कुल। और जब उसे बेक करती है तो वो एक वेफर की तरह, वेफर मतलब चिप्स जैसा होता है पतला सा, उस तरह का उसे बन जाता है, बना देती है वो। लेकिन वो उसे भी नहीं दे पाते और खुद से कहती है कि जब मैं अपने केक्स को खाती हूँ तो मुझे तो वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन अब मुझे देना है उनको तो वो मुझे बहुत ही बड़े दिखाई दे रहे हैं। और वो क्या करती है, उन्हें उठा करके अपनी शेल्फ पर रख देती है। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. And he said, you are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter, and fire to keep you warm. अब उसके बाद क्या होता है कि वह महिला की बात को देख करके सेंट पीटर जो है उन्हें बहुत अधिक गुस्सा आ जाता है। क्यों? क्योंकि वह सुबह से भूखे थे और फेंट होने वाले थे, बेहोश होने वाले थे। तो क्या करती है वो, निश्चित रूप से एक ऐसी महिला पूरी थी उनको प्रोवोक करने के लिए, गुस्सा चढ़ाने के लिए, यानी कि उन्होंने उनको भड़काने के लिए। तो उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये जो महिला है एक छोटा सा केक भी देने को तैयार नहीं है, और वह बहुत गुस्सा हो जाते हैं उनकी बात पर। अब वे कहते हैं कि तुम जो हो बहुत ही स्वार्थी हो, और तुम मानव की रूप में रहने के लिए, ड्वेल करने के लिए तुम डिजर्व नहीं करती, तुम उसके योग्य नहीं हो ताकि तुम खाना और शेल्टर, भोजन और आश्रय दोनों प्राप्त करो। ना ही तुम इसको डिजर्व करती हो कि तुम्हें आग मिले और तुम अपने आप को गर्म रख पाओ, यानी कि तुम इसमें से किसी भी चीज के लायक नहीं हो क्योंकि तुम बहुत अधिक स्वार्थी हो। Now you shall build as the birds do, and shall get your scenty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. उसके बाद क्या होता है, अब वे कहते हैं कि तुम उसी प्रकार से बिल्ड करोगी जैसा कि चिड़िया करती हैं, उसी प्रकार से निर्माण करोगी, और तुम अपना छोटा सा भोजन, अल्प भोजन जो है वो तुम्हें मिलेगा। वो भी कैसे मिलेगा, बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, यानी कि उबाओ 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 करके। आप ड्राई हार्ड वुड में जब पूरा दिन आप अपनी चोंच से उसमें डिग करेंगी, खोदेंगी, तब आपको अपना थोड़ा सा भोजन जो है वो प्राप्त होगा। उसके बाद ऐसा बोलते ही उसकी रसोई में जो चिमनी होती है वो उससे बाहर की तरफ चली जाती है, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, बिना एक शब्द बोले हुए। और जब वो उस चिमनी से बाहर जाती है तो वो एक वुड पेकर चिड़िया बन जाती है। वुड पेकर जानते होंगे आप, कट फोड़वा जिसको कहते हैं, यानी कि वह चिड़िया जो कि लकड़ी में अपनी चोंच मार मार के अपना भोजन जो है वो प्राप्त करती है। तो वह एक वुड पेकर चिड़िया के रूप में चेंज हो जाती है, चिड़िया बन करके, और उस चिमनी से बाहर की तरफ निकल जाती है। She had a scarlet cap on her head and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in a flame. And every country school boy
has seen her in the wood where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food. अब हर उस समय क्या है, उसके सिर पर एक स्कारलेट कैप होती है, रेड कलर की कैप जो है उसने पहनी होती है, और वो कैप जो है सिर्फ वही बच जाती है, उसके बाकी सारे कपड़े जो हैं वो जल जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि कोयला जो है वो फ्लेम में जलकर हो जाता है। लेकिन हर कंट्री स्कूल बॉय, कंट्री यहाँ पर रूरल एरिया के लिए यूज किया गया है, तो वहाँ के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ के हर बच्चे को ये कहानी जो है वो पता है, और उसने देखा है जंगल में उस चिड़िया को जहाँ वो ट्रीज पर रहते हैं आज भी, और अपने फूड को प्राप्त करती है बाय बोरिंग एंड बोरिंग, उबाऊ उबाऊ करते हुए, बाय फो कैरेट। तो इस कविता से हमें सिर्फ ये शिक्षा मिलती है कि वह औरत सिर्फ अपने लालच की वजह से अपने शरीर को, ह्यूमन फॉर्म को छोड़ करके एक चिड़िया में परिवर्तित हो गई। नाउ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, कवि जो है केंद्रीय भाव, क्या मैसेज जो है वो कन्वे करना चाह रहे हैं इस कविता के द्वारा। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज ग्रीड एंड सेल्फिशनेस कैन रिजल्ट इन सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। केंद्रीय भाव जो है वो ये है कि लालच और हमारा जो स्वार्थीपन है वो वास्तव में कभी कभी बहुत ही गंभीर कॉम्प्लिकेशंस, गंभीर समस्याएं जो है हमारे सामने ला सकता है। ग्रीड इज कंसिडर्ड टू बी अ कार्डिनल सिन। ग्रीड जो है उन्हें क्रिश्चियनिटी में बहुत ही गंभीर या घोर अपराध जो है वो माना गया है, लालच को। और ये जो कविता है लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड ब्यूटिफुली हाईलाइट्स दिस ट्रूथ, बहुत ही सुंदर तरीके से इस सच को हम सबके सामने उजागर करती है। पीपल हु आर ग्रीडी not only worsen others' problems and sufferings but also attract untold misery for themselves. ऐसे लोग जो कि बहुत ज्यादा ग्रीडी होते हैं, लालची होते हैं, वो न केवल दूसरों की समस्याएं और दुखों को बढ़ाते हैं बल्कि अपने लिए भी कुछ मुसीबतें जो हैं अपनी ओर खींचते हैं, वो भी बिना पता, मतलब उनको पता नहीं होता कि हम अपने लिए क्या कर रहे हैं, लेकिन काफी प्रॉब्लम्स जो हैं वो उनकी तरफ भी अट्रैक्ट होती है just because of their greed, सिर्फ उनके लालच के कारण। Here the glossary for you, some hard words along with their meanings. Strange means funny, miraculous, अजीब सा कुछ। Swift, something which runs very fast या intense, बहुत तीव्र गति से भागने वाला। Saint Peter, an apostle of Christ, a disciple or follower of Jesus Christ. Jesus Christ ने अपने धर्म उपदेश के लिए या धर्म को फैलाने के लिए 12 शिक्षु जो थे, जो उन्होंने सिलेक्ट किए थे, दूत जो चुने थे, उनमें से एक थे वो संत पीटर। प्रीचिंग, टू गिव अ रिलीजियस टॉक, सरमन, इंस्ट्रक्शन या एडवाइस, इसे हम धर्मोपदेश भी कह सकते हैं। अर्थ, fireplace, where do you cooking, stove or fireplace, चूल्हा। faint, to be weak, famished, dizzy या मजी, बेहोश हो जाना। kneaded, to make dough from flour, गूथा हुआ आटा। scrap, small amount, छोटा सा टुकड़ा। provoke, cause to get angry, induce, उकसाना, किसी को भड़काना। dwell, to live, stay, remain, रहना। senti, very little, थोड़ा सा, अल्प मात्रा में। बोरिंग, अ मेक होल इन समथिंग विद अ टूल और बाय डिगिंग, किसी चीज को डिग करते हुए खोदना, उसको बोर करना। स्कारलेट, ब्रिलियंट रेड कलर, लाल। कंट्री, बिलोंगिंग टू द कंट्री साइड, दैट इज रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्र या देहात का जो एरिया होता है उसे कंट्री साइड कहा जाता है। आफ्टर रिसाइटिंग द पोएम, कंक्लूडिंग की पॉइंट्स ऑफ द पोएम, here it goes. One Saint Peter went out for his usual round of traveling. He felt hungry and met a woman in a cottage who was baking cakes. एक बार संत पीटर जो है जब अपने राउंड पे जा रहे होते हैं घूमते हुए पृथ्वी की यात्रा पर, तो वो जाते हैं और एक कॉटेज में, एक झोपड़ी में उनको एक औरत जो है वो मिल जाती है जो कि केक्स बेक कर रही थी, बना रही थी। सेंट पीटर आस्क्ड हर फॉर सम केक्स टू ईट। अब वो भूखे थे सुबह से, तो क्या करते हैं, एक केक सिर्फ उनसे मांगते हैं। द वुमन वॉज वेरी ग्रीडी एंड हेजिटेंट टू गिव अवे इवन अ टाइनी अमाउंट ऑफ फूड फॉर फ्री। अब वो औरत जो थी वो इतनी ज्यादा ग्रीडी थी, लालची थी और स्वार्थी थी
कि उससे एक केक जो है वो नहीं दिया गया और उसने अपना और बनाने की कोशिश करी कि मैं छोटा सा बनाती हूँ. By seeing her greediness, Saint Peter got angry and cursed her to abandon her human form only to search for food all day in dry woods. She then transformed into a woodpecker. और उसकी ग्रीडीनेस को, उसकी लालचपन, उसके स्वार्थीपन को देखते हुए सेंट पीटर जो है उनको इतना गुस्सा आ जाता है कि वो उसे एक कर्स देते हैं, एक अभिशाप देते हैं कि तुम अब ह्यूमन फॉर्म में नहीं रहोगी, मनुष्य नहीं रहोगी, बल्कि एक बर्ड में चेंज हो जाओगी, एक चिड़िया बन जाओगी और पूरा दिन सूखी हुई लकड़ियों में भी कोशिश कर करके डिग करते हुए बहुत ही मुश्किल से अल्प मात्रा में अपना आहार जो है वो प्राप्त करोगी, ऐसा अभिशाप उनको देते हैं. और वह औरत जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक वुड पेकर में. वुड पेकर कठफोड़वा चिड़िया जो कि लकड़ी में डिग करके अपनी चोंच मार मार के अपना आहार जो है वो प्राप्त करती है. तो अब आपके लिए एक होमवर्क जो है, गृह कार्य, एक प्रोजेक्ट जो है वो दिया जा रहा है. आपने भी काफी सारे ऐसे बैलेट्स, ऐसी दंत कथाएं या गाथा गीत सुने होंगे अपने बड़ों से, जैसा कि हमारे यहाँ पे बाजूबंद के बारे में आपने सुना होगा. तो अब आप अपने बड़ों के पास बैठिए और उनसे सुनिए कि क्या वो भी और ऐसी दंत कथाओं या गाथा गीत के बारे में जानते हैं जो कि एक सॉन्ग के रूप में हो और वो आपको बताएं. आप उनसे सुनिए, ढूंढिए और उसे गाइए और एंजॉय कीजिए. ये आपका प्रोजेक्ट है और मुझे उम्मीद है कि इस कविता का जो मैसेज है आप उस पर अमल जरूर करेंगे और अपने लालच और स्वार्थीपन को छोड़ेंगे. अब बिंदु जिन पे हमने चर्चा की, पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड. इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम, कविता का परिचय जो था वो हमने पढ़ा. थीम ऑफ द पोएम, उसके बाद हमने उसकी थीम देखी. रेसिटेशन, हमने पूरी कविता को एक एक स्टैंजा से पढ़ा, उसका एक्सप्लेनेशन भी देखा, उसकी व्याख्या भी पढ़ी. उसके बाद हमने उसका सेंट्रल आइडिया देखा कि इसका केंद्रीय भाव क्या है. ग्लॉसरी थी आपके पास, कुछ कठिन शब्द उनके मीनिंग्स के साथ, और आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क जो है वो दिया गया. लेकिन उससे पहले कंक्लूडिंग की पॉइंट्स जो थे वो भी हमने देखे कि जो इस कविता के मुख्य बिंदु है वो क्या है. और होमवर्क के रूप में आपको एक असाइनमेंट जो है, एक प्रोजेक्ट जो है दिया गया है कि आप अपने फोक कल्चर से रिलेटेड, अपने आसपास की संस्कृति, अपने एरिया में किस प्रकार की दंत कथाएं या गाथा गीत जो प्रचलित हैं उन्हें ढूंढेंगे और गाकर एंजॉय करेंगे. थैंक यू. और मुझे उम्मीद है कि इस कविता का मैसेज जो है वो आप जरूर उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे. थैंक यू.